अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वो एक अंधेरी, बर्फीली और खौफनाक रात थी। शाम को घिरकर बादल आए। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और गरज चमक के साथ ओले पड़ने लगे। तेज़ बर्फीली हवाएं जिस्म के पार हुई जा रही थीं। शाम ही से सड़कें सुनसान हो गई थीं। दूर दूर तक ना आदम नजर आ रहा था, ना आदमजाद। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे, जिनकी साएं साएं से वहशत और बढ़ रही थी। मैंने शाम ही से आतिशदान में आग जला दी थी और रज़ाई में घुसकर बैठ गया। छन वाली घटना के बाद से हमारा बूढ़ा मुलाजिम मजहर बाबा मेरे साथ कमरे में सोने लगा था। बाबा अभी इशा की नमाज पढ़ रहा था कि मुझे नींद आने लगी। मैंने किताब बंद की, रज़ाई सर तक तान ली और सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ घंटे गुजरे होंगे कि बाहर से कुंडी खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। पहले मैं ये समझा कि कुंडी शायद तेज़ हवा से हिल रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि जैसे बाहर कोई है और ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजा रहा है। पहले रुक रुक कर और फिर उसके बाद जो उसने ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजानी शुरू की तो मालूम होता था कि कुंडी कुछ ही झटकों में हाथ में आ जाएगी। मैं दम साधे पड़ा रहा। डर के जाल ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। बाबा उठकर बैठ गया और खंखारने लगा। फिर आवाज़ दी, कौन है? बाबा की आवाज़ के साथ ही कुंडी की आवाज़ बंद हो गई और दरवाजे पर छड़ी मारने की आवाज़ आने लगी। बाबा उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर आवाज़ दी, कौन है? और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। दरवाज़ा खुलते ही तेज़ हवा जन्नाटे के साथ अंदर दाखिल हुई। ज़रा सी देर में कमरा हवा से भर गया। फिर ये हुआ कि एक चीखती चिल्लाती आवाज़ के साथ हवा बगोले की तरह सारे कमरे में चक्कर काटने लगी और फिर एकदम से ऐसे निकल गई जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। कुछ लम्हों की इस हवा ने कमरे की हर चीज़ को उलट पुलट कर दिया। गुलदान ज़मीन पर गिर पड़ा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीर धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। हवा के निकलते ही मजहर बाबा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाबा खड़ा रहा, फिर आकर पलंग पर लेट गया। मुझे आवाज़ दी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। मैंने महसूस किया कि बाबा कुछ पढ़ रहा है। फिर उसने 3 तालियां बजाईं और कुछ ही देर बाद खर्राटे लेने लगा। मैं बहुत देर तक जागता रहा और फिर नामालूम कब मेरी आंख लग गई। इस घटना ने कई दिन तक मुझे परेशान किए रखा। बाबा ने बताया कि ये आत्माएं होती हैं जो वीरान रातों में बस्ती वालों को परेशान करने आ निकलती हैं। इस घटना के कोई 3 हफ्ते बाद मैं रात को हॉस्टल से घर आ रहा था। इशा का वक्त होगा, रात के 10 बज रहे होंगे। सलीम, जो कि मेरा दोस्त है, फाटक तक मेरे साथ आया, पनवाड़ी की दुकान से सिगरेट खरीदा और मुझे खुदा हाफिज कहकर वापस चला गया। मैं साइकिल पर सवार हुआ और घर की तरफ रवाना हो गया। सड़क पर बिजली के खंभे रोशन थे, लेकिन कोहरे ने उनकी रोशनी को कम करके साए का सा एहसास पैदा कर दिया था। कभी कभार कोई आदमी गुजरता तो सड़क की वीरानी कम हो जाती और जैसे ही वो नज़रों से ओझल होता, सड़क भाएं भाएं करने लगती। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि मैंने देखा मुझसे 20-25 गज के फासले पर कोई आदमी छड़ी हाथ में लिए मेरी तरफ आ रहा है। छड़ी और हाथ तो मुझे साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन आदमी साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सड़क पर बाईं तरफ को चल रहा था और वो छड़ी और हाथ उसी तरफ सामने से आ रहा था। मैंने साइकिल को और बाईं तरफ कर दिया। छड़ी और हाथ भी उसी तरफ को हो गए। मैं घबरा गया और साइकिल को जल्दी से हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। अभी मैं मुड़ा ही था कि मैंने महसूस किया कि कोई कैरियर को पकड़कर साइकिल अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने आगे बढ़ने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन साइकिल 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी और मैं धड़ से साइकिल समेत ज़मीन पर गिर पड़ा। छुन 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 की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। ये आवाज़ सुनते ही मैं इतनी ज़ोर से चीखा कि पास की कोठियों से कई आदमी निकल आए। मैं अधमरी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया और हाल पूछा। मैंने मरी हुई आवाज़ में सारी बात बताई।
लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया और बताया, ये तो खान साहब का बेटा है। खौफ से मेरा बुरा हाल था। वो आदमी मुझे घर तक पहुँचाए। मैं 1 हफ्ते पलंग पर पड़ा रहा। झाड़ फूंक, तावीज़, गंडे, डॉक्टर, हकीम, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे इस डर का असर किसी हद तक कम हुआ। अब मैंने शाम के बाद घर से निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था, और अगर जाता भी था तो किसी को अपने साथ लेकर जाता था। अंधेरे में जाते हुए मुझे डर लगता था। रात को सोते सोते चौंक पड़ता था। छन 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 की आवाज़ अक्सर मेरे कानों में गूंजने लगती थी। एक दिन सुबह 8 बजे क्लास थी। मुझे कुछ देर हो गई थी, इसलिए तेज़ी से साइकिल पर जा रहा था। कॉलेज के ग्राउंड में दाखिल होकर मैंने जल्दी पहुंचने के ख्याल से पगडंडी का रास्ता ले लिया। पैदल आने जाने वाले आम तौर पर इसी रास्ते से आते जाते थे। बाईं तरफ एक इमली का बड़ा सा पेड़ था। अभी मैं उस पेड़ से कुछ फासले पर था कि थम से एक आदमी पेड़ पर से कूदा। उसके जिस्म पर से सर गायब था। वही छड़ी उसके हाथ में थी। कुछ दूर मेरे आगे आगे चला और फिर गायब हो गया। मैंने वहीं से साइकिल मोड़ दी और पक्की सड़क पर आ गया। साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी की और सीधा क्लास में चला गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं पसीने से शराबोर था और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इस घटना के 2-4 दिन बाद की बात है कि मैं कॉलेज लाइब्रेरी की किताबें वापस करने ऊपर की मंजिल पर गया। काउंटर के करीब खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मैंने देखा एक बहुत ही भद्दी शक्ल का लड़का मेरे पीछे खड़ा है। 2 किताबें उसके उल्टे हाथ में थीं और वही छड़ी उसके सीधे हाथ में थी। मैं छड़ी देखकर एकदम घबरा गया और बगैर किताबें वापस किए जल्दी से नीचे आ गया। फिर ये हालत हो गई कि मैं अकेला न दिन में न रात में कहीं नहीं जाता था। कॉलेज में भी एक दोस्त के साथ जाता और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हुए भी कोई न कोई मेरे साथ होता। शाम का निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। एक डर हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहता। इसके बाद फिर कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी और 2 साल गुजर गए। इस अरसे में मैं इस घटना को बड़ी हद तक भूल चुका था। एक दिन रात के 10 बजे के करीब मेरे साथी स्टूडेंट और दोस्त अनवर आलम सिद्दीकी आया और कहने लगा कि रात ज़्यादा हो गई है, सिनेमा से आ रहा हूँ। अगर अकेला जाऊँगा तो पापा नाराज़ होंगे, तुम साथ चलो। ये बहाना बनाएंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ था और हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों साइकिल पर बैठकर चले। अनवर को उसके घर छोड़ा और थोड़ी देर बैठकर वापस चला आया। घर के करीब पहुंचा तो पहले एक पहिए की हवा निकल गई और फिर फौरन ही दूसरे पहिए की हवा भी निकल गई। मैं जल्दी से साइकिल पर से उतरा और साइकिल को हाथ में पकड़कर घर की तरफ चलने लगा। मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया है। मैंने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। कुछ देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब साइकिल पकड़ से आज़ाद है और आगे बढ़ सकती है। मैंने साइकिल को जैसे ही आगे बढ़ाया, इतने में किसी ने छड़ी की मुठ मेरी गर्दन में डालकर मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीखें सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए। लोगों के आते ही छड़ी मेरी गर्दन से हट गई। मैं चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लोगों ने सहारा देकर मुझे उठाया और घर तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद से मैंने वो कमरा छोड़ दिया। ऊपर की मंजिल पर अपने दूसरे भाइयों के साथ रहने लगा। 1943 में शाहिद अहमद देहलवी से मेरी मुलाकात कराची में हुई और धीरे धीरे मेरी जान पहचान उनसे इतनी बढ़ी कि या तो वो रोज़ाना मेरे यहाँ आते या मैं उनके यहाँ जाता। हम दोनों एक दूसरे से थोड़े से फासले पर रहते थे। एक कॉलोनी में रहते थे। शाहिद अहमद के 2 शौक़ थे, एक तो राइटिंग और दूसरा म्यूज़िक। महीने में एक आध बार उनके यहाँ गाने की बड़ी महफिल जमती। जुमेरात का दिन था और शाहिद साहब के यहाँ संगीत की महफिल जमी थी। रात के 3 बजे के करीब महफिल ख़त्म हुई और हम सब लोग रुखसत होकर घर से बाहर आए तो उनके घर के सामने बरगद के बहुत बड़े और पुराने पेड़ पर लाखों की संख्या में जुगनू चमक रहे थे। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश हुए। दूसरे दिन शाम को जब मैं शाहिद साहब के यहाँ गया तो मैंने देखा कि बरगद का सारा पेड़
जलकर कोयला बन गया है और सिर्फ तना और कुछ डालियां बाकी रह गई हैं। शाहिद अहमद दहलवी ने बताया कि हमें तो मालूम ही नहीं हुआ कि इस पेड़ में आग कब और कैसे लगी और कैसे बुझी। सुबह को जब हम सोकर उठे और घरों से बाहर निकले तो पेड़ कोयला बना खड़ा था। बरसों इस पेड़ की यही हालत रही। फिर ये दोबारा फूटा और पहले बरगद के मुकाबले में 10वां हिस्सा आज भी शाहिद अहमद दहलवी के घर के सामने मौजूद है, जिसके साए में अक्सर लोग गर्मियों की दोपहर में पलंग डालकर सोए या लेटे रहते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मैं शाहिद साहब के घर से वापस आ रहा था कि देखा उसी बरगद पर एक आदमी पैर लटकाए बैठा है। सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके जिस्म से सर गायब था और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वही छड़ी बराबर की डाल पर लटकी हुई थी। मैं जल्दी से शाहिद साहब के घर वापस आया और शाहिद साहब को खिड़की में से बग़ैर सर के आदमी और लटकी हुई छड़ी को दिखाया। वो पैर लटकाए उसी तरह बैठा था। उसे देखकर शाहिद साहब भी डर गए। फिर हम दोनों बाहर आए, लेकिन वहाँ न वो आदमी था और न छड़ी। शाहिद साहब ने इस घटना का जिक्र अपनी बीवी बच्चों से इसलिए नहीं किया कि वो घर से निकलते हुए डरने लगेंगे, और एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग से सारे घर को किलवा दिया यानी आयत पढ़कर कुछ कीलें लगा दी जाती हैं ताकि घर आत्माओं से सुरक्षित रहे, बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहे। एक दिन शाहिद साहब ने बताया कि रात को 3 बजे के करीब उस पेड़ से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा हो, जैसे 2 आदमी एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हों। एक भाग दौड़ सी सारे पेड़ पर होती रही है। सारा पेड़ चरचराता रहा। उन आवाज़ों को सुनकर मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा था, गलियों में रोशनी नहीं थी। अमावस की रात थी। टॉर्च से पेड़ पर रोशनी डाली, लेकिन पेड़ उसी तरह चरचराता रहा। उसी तरह आवाज़ें आती रहीं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आया। कुछ देर बाद वो आवाज़ें बंद हो गईं। इस घटना ने सारे मोहल्ले को दहशत में डाल दिया। इस घटना के कई साल बाद मैं खाना खाकर टहलने के लिए निकला। अब मैं अपने भाई डॉक्टर अकील के साथ रहता था। टहलते टहलते पुल के पास पहुंचा और वहां से टाउन जाने वाली सड़क के फुटपाथ पर हो लिया। कुछ दूर चला होऊंगा कि एक पत्थर मेरे सामने आकर गिरा। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं समझा कि किसी बच्चे ने पत्थर फेंका होगा जो इत्तेफाक से यहाँ आकर गिरा है। अभी मैं 2-4 कदम ही चला होऊंगा कि एक और पत्थर पहले से भी ज़्यादा करीब मेरे सामने आकर गिरा। मैंने फिर मुड़कर देखा। मुझे दाएं बाएं आगे पीछे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर आगे बढ़ा। अब एक और पत्थर मेरे पास आकर गिरा। इसके बाद पत्थर आने की रफ्तार बढ़ गई। मैं तेज़ी से आगे की तरफ भागा। पत्थर पीछे की तरफ से आ रहे थे। कुछ 100 गज चलने के बाद बाईं तरफ की सड़क पर मैं मुड़ गया, जिस पर मेरे एक दोस्त रहते थे। उनके घर पहुंचा, दरवाजे को दस्तक दी कि इतने में एक और पत्थर मेरे करीब आकर गिरा। फिर जितनी देर में उनके घर में से कोई आकर देखता कि कौन आया है, पत्थर मेरे करीब आकर गिरते रहे। इतने में दरवाज़ा खुला और मेरे दोस्त इब्ने इंशा बाहर निकले और मुझे अंदर ले गए। बहुत देर उनसे बातें मैं करता रहा और फिर जब वो मुझे छोड़ने दरवाजे तक आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई इंशा ज़रा पुल तक मेरे साथ चलिए। इब्ने इंशा पुल तक मेरे साथ आए और फिर खुदा हाफिज़ कहकर वापस चले गए। मैं बड़ी सड़क से चलकर अपने घर वापस आ गया। 2-3 दिन के बाद अखबारों में पढ़ा कि कई रात से इब्ने इंशा के घर पर पत्थर आ रहे हैं। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि पत्थर कौन फेंक रहा है, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते तक अखबारों में इस अजीबोगरीब, हैरान कर देने वाली घटना की चर्चा रही और पत्थर इसी तरह लगातार आते रहे, फिर खुद ही अचानक बंद हो गए। इस घटना से इब्ने इंशा के दिल पर क्या गुजरी वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत परेशान हुआ। 3 साल पहले की बात है। मैं और मेरी बीवी रात को 12 बजे के करीब सिनेमा से वापस आए। भूख तेज़ लगी हुई थी। सोचा कि खाना बाहर ही खा लिया जाए। हम लोग एक होटल में गए।
जो रात के 2 बजे तक खुला रहता है, और कार में बैठे बैठे ही खाना खाने लगे। खाने के बीच फ़कीर पर फ़कीर आते रहे। अभी हम हाथ धो रहे थे कि एक आदमी जो सामने की दुकान की सीढ़ियों पर गर्दन झुकाए खामोश बैठा था, हमारे पास आया और मेरी बीवी से बोला, बेगम साहिबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फ़कीर नहीं हूँ, हालात का मारा हुआ हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, आप मुझे ये ख़रीद दीजिए। ये कहकर उसने छड़ी मेरी बीवी की तरफ बढ़ा दी। मैंने छड़ी देखी तो सन्नाटे में आ गया। मैंने बीवी से कहा कि इसे 10 रुपये दे दो। बीवी ने मुझे घूर कर देखा। मैंने फिर कहा कि इसे 10 रुपये दे दो जल्दी से। बीवी ने उसे 10 रुपये दे दिए और छड़ी को पीछे की सीट पर डाल दिया। हम फौरन वहाँ से चल दिए। मुझे हरदम ये ख्याल सता रहा था कि ये छड़ी फिर कहीं और कोई नई मुसीबत न लाए, कहीं अंगड़ाई लेकर जाग न जाए और हम पर हमला न करे। रास्ते में मेरी बीवी मुझसे सवाल पर सवाल करती रही। मैं खामोश था। मैंने झल्लाकर सिर्फ इतना कहा, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, मैं घर चलकर बताऊंगा। पिछले 25 साल की घटनाएं एक एक करके मेरे सामने आ रही थीं और खौफ मुझे अपनी लपेट में लेकर पसीने की शक्ल में पेशानी से बह रहा था। उसके बाद फिर कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। वो छड़ी आज भी मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की मैंने आज तक हिम्मत नहीं की। एक बड़े संदूक में कपड़ों के नीचे बरसों से दबी पड़ी है। अब भैया भी इस दुनिया में नहीं हैं कि ये छड़ी मैं उनको वापस कर दूं, कि उनके बाप की निशानी थी और जो मरते दम तक चचा से उस छड़ी के खो जाने की वजह से नाराज़ रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।